यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी न्यूज़ स्टोरीज आप सबसे पहले देख सकें। आधी रात के वक्त सुनसान सड़क पर जहाँ दोनों ओर जंगल फैले हुए थे, वो एक आदमी बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा था। कुछ आगे जाकर वो एक तरफ मुड़ गया और एक बड़े से पेड़ के बाहर जाकर रुका, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में कब्रिस्तान लिखा हुआ था। वहां पहुंचकर उसने कहा, बस एक बार वो तांत्रिक मुझे मिल जाए, मैं कैसे भी करके उसे मना ही लूंगा। और अगर उस तांत्रिक को मैंने मना लिया और मुझे उसकी मदद मिल गई, उसके बाद मैं बताऊंगा नरेंद्र को कि अपने बड़े भाई के साथ धोखा करने का क्या मतलब होता है। और राघव उस गेट को खोलकर कब्रिस्तान के अंदर अपने कदम बढ़ाने लगा। राघव और नरेंद्र दो भाई हैं। राघव बड़ा है, लेकिन राघव के पिताजी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके छोटे भाई नरेंद्र के नाम कर दी। और राघव को लगता है कि उसके भाई ने बहला फुसलाकर धोखे से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई है और वह किसी भी तरह से सब कुछ अपने नाम करना चाहता है। इसी बीच राघव के एक दोस्त ने बताया कि शहर के बड़े कब्रिस्तान में तांत्रिक आया है। वो कोई अनुष्ठान करवाता है और फिर इंसान जो चाहे उसे वो मिल जाता है। क्यों ना तुम एक बार उनसे मिलो, हो सकता है तुम्हारी कोई मदद कर दे और तुम्हारी सारी जायदाद मिल जाए। राघव देखता है कि तांत्रिक बीच कब्रिस्तान में हवा में करीब 1 फुट ऊपर लटक कर आंखें बंद किए हुए ध्यान में बैठा था। राघव ने हाथ जोड़ते हुए उसे प्रणाम किया और तांत्रिक ने जैसे ही आंख खोली तो राघव को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और बोला, अपने भाई से बदला लेना चाहता है। राघव ये सुनकर हैरान हो जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि ये बाबा उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। राघव उसे सारी बात बताता है और वो तांत्रिक कहता है, जाकर अपने भाई की एक तस्वीर, उसके बाल और उसका कोई वस्त्र जो इस्तेमाल किया हो उसने, लेकिन धुलाना हो, ले आ। इसके बाद तेरा भाई पूरे तरीके से तेरे वश में होगा। ये सुनकर राघव के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो उल्टे पैर कब्रिस्तान से लौट आया। राघव घर पहुंचा और जल्दी जल्दी नरेंद्र का कपड़ा और उसका फोटो ले लिया और उसे कमरे में जाकर देखा तो नरेंद्र की टेबल पर उसकी कंघी पड़ी थी जिसमें उसके कुछ बाल लगे थे। उन्हें लेकर वापस कब्रिस्तान की तरफ निकल गया। कब्रिस्तान पहुंचकर राघव ने देखा कि तांत्रिक ने एक गोल घेरा बनाया हुआ था और उसके भीतर इंसानी खोपड़ी पर कुछ अजीबोगरीब चित्र बनाए हुए थे और उसके आसपास बहुत से तंत्र विद्या के सामान फैले हुए थे। तांत्रिक ने राघव को देखकर कहा, बड़ी जल्दी आ गया तू। और राघव वो सारा सामान तांत्रिक को सौंपकर उसके सामने बैठ गया। तांत्रिक ने अपनी क्रिया आरंभ की। उसने उस मानव खोपड़ी के सामने नरेंद्र की तस्वीर रखी और उस खोपड़ी पर नरेंद्र के बाल और पहने गए कपड़े रखकर जोर-जोर से कुछ बड़बड़ाने लगा। सुबह होने को आ गई और एकदम से उस खोपड़ी से काला धुआं निकलने लगा। ये देखकर तांत्रिक राघव को बोला, अब जा, तेरा काम हो गया। राघव को कुछ समझ नहीं आया कि काम कैसे हुआ, लेकिन वो तांत्रिक से बिना कोई सवाल किए घर आ गया। घर आकर उसने देखा तो उसका भाई नरेंद्र बगीचे में टहल रहा है। उसने अपना सिर झुका रखा है और राघव ने नरेंद्र के पास आकर कहा, नरेंद्र मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। नरेंद्र बिना कुछ बोले राघव की तरफ देखने लगा। नरेंद्र की आंखें बड़ी ही सूनी थी और आज हमेशा की तरह वाला नरेंद्र नहीं लग रहा था। मैं जानता हूँ कि तूने पिताजी से धोखा करके सारी प्रॉपर्टी के पेपर ले लिए और मैं चाहता हूँ कि तू ईमानदारी से वो सब कुछ मेरे नाम कर दे। नरेंद्र चुपचाप घर चला गया। राघव को समझ नहीं आया और वो भी नरेंद्र के पीछे पीछे चलने लगा। नरेंद्र अपने कमरे में गया और वो पेपर निकाल कर लाया और वो सारे पेपर राघव को पकड़ा दिए। राघव को यकीन नहीं हो रहा था कि नरेंद्र इतनी आसानी से जायदाद के सारे पेपर उसे दे देगा। राघव को तो बस प्रॉपर्टी के पेपर से मतलब था। वो लेकर वो अपने कमरे में चला गया और अपने बिस्तर पर आंख बंद करके लेट गया। अगली सुबह राघव को नरेंद्र कहीं नजर नहीं आया, बल्कि उस पूरे दिन राघव ने नरेंद्र को नहीं देखा और सूरज ढलने के बाद
अचानक से नरेंद्र घर के भीतर आता दिखा और राघव ने रौबदार आवाज में पूछा, कहाँ गया था? दिन भर आवारागर्दी करता रहता है। बड़ा भाई हूँ तेरा, मुझसे पूछ कर ही जाया कर। और राघव के इतना कहते ही नरेंद्र ने उसकी गर्दन पकड़ी और बोला, तुझे जायदाद के कागज से मतलब था, वो ले ली, अब मुझसे मतलब मत रखना। इतना कहकर नरेंद्र ने राघव को हवा में कुछ ऊपर तक उठा लिया। ये देखकर राघव बहुत घबरा गया और फिर अचानक नरेंद्र ने राघव को जमीन पर पटक दिया और अपने कमरे में चला गया। आज तक कभी नरेंद्र ने इस तरह की हरकत नहीं की और ये देखकर राघव बहुत ज्यादा घबरा चुका था, लेकिन उसे गुस्सा भी आ रहा था। वो बड़ी तेजी से नरेंद्र के कमरे तक आया और उसके कमरे का दरवाजा खोलकर बोला, ये क्या तरीका था नरेंद्र? लेकिन नरेंद्र अपने कमरे में था ही नहीं, जबकि वो अभी अभी राघव के सामने अपने कमरे में आया था। नरेंद्र तू कहाँ है? इतने में घर के किचन से नौकर की चीखने की आवाज आई और राघव भागता हुआ किचन में गया। तो उसने देखा किचन में तो कोई था ही नहीं, लेकिन किचन के फर्श पर बहुत सारा खून बिखरा हुआ था। राघव को बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। अचानक उसे नरेंद्र के कमरे से कटकट की आवाज आने लगी। राघव दबे पांव नरेंद्र के कमरे की तरफ बढ़ा और धीरे से झांक कर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा जमीन पर पालतू गिरकर बैठा हुआ नरेंद्र कोई हड्डी चबा रहा है। ये देखकर राघव अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख को निकालने से रोकने की कोशिश करने लगा। तभी नरेंद्र ने राघव की तरफ देखा और राघव हड़बड़ाकर नीचे गिर गया और वो अपनी गर्दन टेढ़ी करके राघव को बोला, खाएगा? राघव धीरे धीरे खिसकते हुए पीछे हटने लगा। किसी जानवर की तरह राघव की तरफ आया और सीधा झपटकर राघव के गले पर बैठ गया और गुर्राने लगा। अपने हाथों से राघव के गर्दन पर दबाव बनाने लगा और फिर एकदम से राघव के ऊपर से कूदकर उतरा और उसी तरह जानवर की तरह चलता हुआ घर से बाहर चला गया। राघव को समझ नहीं आया कि आखिर ये सब क्या था और राघव को लगा कि कहीं ये सब इस वजह से तो नहीं हुआ कि तांत्रिक ने नरेंद्र की चीजों के साथ जो काला जादू किया था। राघव को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो अपने सिर पर हाथ रखता हुआ बोला, हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने? कुछ पैसों की लालच में काले जादू टोना और तांत्रिक के चक्कर में फंस गया। मैंने ये सब किया है तो मैं ही इसे सही करूंगा। मैं अपने भाई को कुछ नहीं होने दूंगा। राघव अपने कमरे में गया और अपने ड्रॉ से अपना पिस्टल निकाल कर लाया और सीधा कब्रिस्तान के लिए निकल गया। कब्रिस्तान के बाहर जैसे ही उसने अपनी गाड़ी खड़ी देखी, उसकी गाड़ी के छत पर कोई बहुत जोर से कूद रहा था। उसको कुछ समझ नहीं आया। इससे पहले कि राघव कार से बाहर निकलता, उसके कार के शीशे पर उसका भाई नरेंद्र उल्टा लटक कर राघव की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगा और डर के मारे कुछ देर तक तो राघव हिल भी नहीं पाया और फिर एकदम से दूसरी तरफ से कार का दरवाजा खोला और भागता हुआ कब्रिस्तान के भीतर चला गया। उसके पीछे नरेंद्र उसी तरह जानवरों की तरह दौड़ता हुआ चला जा रहा था और राघव ने गौर किया कि नरेंद्र अकेला नहीं था। नरेंद्र की तरह और भी लोग थे जो उसी तरह जानवरों की तरह राघव का पीछा कर रहे थे। राघव सीधा तांत्रिक के पास जाकर रुका और इससे पहले कि वो इंसान नुमा जानवर राघव पर अटैक करते हैं, तांत्रिक ने अपने हाथ के इशारे से उन्हें रोका और कहा, क्या चाहिए तुझे? तुझे जो चाहिए था वो तुझे मिल चुका है। ये सब क्या है? मुझे सिर्फ अपनी जायदाद चाहिए थी, लेकिन ये सब क्या किया तुमने? और मेरा भाई, तेरे भाई के साथ क्या किया तुमने? मैंने तेरा काम किया, तुझे जो चाहिए था वो मैंने तुझे दिला दिया। मैंने तुझसे उसके बदले में कुछ नहीं मांगा। यहाँ तुझे जितने लोग दिख रहे थे ना, ये सब किसी न किसी के दुश्मनी का शिकार हैं। इनकी जरूरत किसी को नहीं थी। मैंने इन्हें अपना पालतू बनाया है, इन्हें शरण दी है अपनी। अब चला जा यहाँ से, इससे पहले कि तुझे नोच कर ये लोग खा जाएं। चला जा यहाँ से। राघव एकदम से अपनी जेब से पिस्टल निकालता हुआ बोला, आदमखोर सेवक, ना रहेगा तू और ना रहेगा तेरा काला जादू। मैं मूर्ख था जो तेरे झांसे में आ गया। लेकिन इससे पहले राघव पिस्टल चला पाता, तांत्रिक ने इशारा किया और वो सब इंसान जो जानवर की तरह हो गए थे राघव पर एक साथ झपट पड़े। राघव को नोचने लगे, उसे जिंदा खाने लगे। राघव दर्द से चीखने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसकी चीख से कब्रिस्तान में कब्र में पड़े मुर्दे भी बहल गए होंगे। राघव ने बड़ी मुश्किल से अपना एक हाथ उन लोगों के बीच से निकाला और अपनी पिस्टल तक पहुंचाया
और पिस्टल तक पहुंचते ही उसने तांत्रिक की तरफ शूट करना शुरू कर दिया। उसने लगातार फायरिंग की तब तक जब तक कि उसके पिस्टल की सभी गोलियां खत्म नहीं हो गई। तांत्रिक वहीं गिरकर मर गया। तांत्रिक के मरते ही वो सभी इंसान जो जानवर की शक्ल में थे वो सब वहीं गिरकर बेहोश हो गए। उन सबको वहीं छोड़कर राघव नरेंद्र को उठाकर कब्रिस्तान के बाहर चल पड़ा और आधे रास्ते में नरेंद्र को होश आया और वो बोला, भैया हम कहाँ जा रहे हैं? और राघव तसल्ली से मुस्कुराता हुआ बोला, हमारे घर।